इस वीडियो में हम प्रक्षेप्य गति के बारे में पढ़ेंगे। प्रक्षेप्य गति यानी प्रोजेक्टाइल मोशन। ये भी 2 डायमेंशनल मोशन या द्विविमीय गति का एक उदाहरण है। इसमें क्या होता है कि हम कोई भी ऑब्जेक्ट है धरातल पर, हम उसको यहाँ से थ्रो करते हैं यानी फेंकते हैं। फेंकते समय उसे हम कुछ प्रारंभिक वेग देते हैं और धरातल से किसी कोण पर हम उसे फेंकते हैं। अब जब वो पिंड को हम फेंकते हैं तो वो पिंड जो है, जो वेग हमने उसे दिया है उस वेग के कारण वो क्षैतिज दिशा में भी बढ़ता है और वर्टिकल डायरेक्शन यानी ऊर्ध्वाधर दिशा में भी आगे की तरफ बढ़ता है। लेकिन क्षैतिज दिशा में जब वो बढ़ता है तो उस पर कोई त्वरण नहीं होता और ऊर्ध्वाधर दिशा में जब वो बढ़ता है तो उस पर गुरुत्वीय त्वरण लगता है। और गुरुत्वीय त्वरण यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो होता है उसकी वेलोसिटी को लगातार घटाता है, जिसके कारण वो क्षैतिज दिशा में तो आगे बढ़ता जाता है लेकिन ऊर्ध्वाधर दिशा में चलते चलते उसका वेग कम होता जाता है और एक ऐसी स्थिति आती है कि वो किसी निश्चित ऊंचाई पर जाने के बाद वहाँ पर उसका ऊपर की तरफ जाने वाला वेग शून्य हो जाता है और फिर वो वहाँ से वापस नीचे की तरफ आता है, लेकिन वो आगे की तरफ फिर भी बढ़ता रहता है और इस तरह से वो एक ऊर्ध्वाधर तल में गति करता है। तो इस तरह की गति को हम प्रक्षेप्य गति कहते हैं। ये गति लगातार गुरुत्वीय त्वरण के अधीन रहती है और पिंड एक तल पर, ऊर्ध्वाधर तल पर गतिशील होता है। गैलीलियो नाम का एक वैज्ञानिक था, उसने ये बताया कि इस तरह की जो प्रक्षेप्य गति होती है, इस गति को हम 2 लंबवत अक्षों की दिशा में वियोजित करके स्वतंत्रता पूर्वक दिखा सकते हैं। कैसे दिखा सकते हैं कि जब हमने इसे प्रोजेक्ट किया u वेग से, तो हम क्या करते हैं, क्षैतिज दिशा में जो थीटा कोण पर अक्ष है इस दिशा में हम इसका एक घटक लेते हैं। तो क्षैतिज दिशा में इसका जो प्रारंभिक वेग हो जाता है वो u cos थीटा हो जाता है। कि जैसे कि हम जानते हैं कि ये क्षैतिज अक्ष है और इससे हमने u वेलोसिटी पर किसी चीज़ को अगर हमने यहाँ से थ्रो किया तो थीटा दिशा में यानी थीटा अक्ष की दिशा में, थीटा कोण की दिशा में इसका जो घटक होता है वो कॉस थीटा के रूप में होता है, u cos थीटा। और इसके बिल्कुल लंबवत दिशा में इसका जो घटक होता है u sin थीटा होता है। तो इस तरह से हमने क्या ले लिया, जो हमारा प्रारंभिक वेग देके हमने जो ऑब्जेक्ट को थ्रो किया था उसके 2 हमने कंपोनेंट्स ले लिए, एक एक्स अक्ष के अनुदिश u cos थीटा और एक y अक्ष के अनुदिश u sin थीटा। जिसे यहाँ पर ये दिखाया है, ये एक्स अक्ष के अनुदिश हो गया u cos थीटा, ये y अक्ष के अनुदिश हो गया u sin थीटा। उसके बाद में नेक्स्ट जो है, इसमें हम देखते हैं कि इसका जो ये पाथ है, ये इसका जो जिस पथ पर ये चलता है, जो इसकी ट्रेजेक्ट्री है ये कैसी है। ये जो शेप होती है ये पैराबोलिक शेप होती है, ये परवलय है एक। तो वो जो हमारा पिंड है वो परवलयाकार पथ पर चलता है। वो परवलयाकार पथ पर जब वो चलता है तो वहाँ पर एक बिंदु जो अधिकतम ऊंचाई वाला है, इसको हम समझेंगे कि इस बिंदु पर क्या है। इस बिंदु पर क्या है कि यहाँ पर पिंड जो है ऊर्ध्वाधर दिशा में जाना बंद कर देता है, यानी उसकी वर्टिकल डायरेक्शन की जो वेलोसिटी होती है इस जगह वो क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। लेकिन यहाँ पर वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अभी भी उसमें मोशन रहता है। तो हम ये कह सकते हैं कि अधिकतम ऊंचाई पर जब पिंड होता है तो उसका सारा का सारा वेग जो होता है वो क्षैतिज दिशा वाला वेग होता है और यहाँ ऊर्ध्वाधर वेग उसका शून्य हो जाता है। इसी कारण से पिंड यहाँ से और ऊपर ना जाके और अब वापस गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे की तरफ खींचता है। पहले ऊपर इसलिए जा रहा था क्योंकि हमने इसे प्रारंभिक वेग दिया था, वो वेग जो था ऊर्ध्वाधर दिशा में घटते घटते शून्य हो गया और यहाँ जा कर के पिंड जो है उसमें ऊर्ध्वाधर वेग नहीं बचा। अब गुरुत्वाकर्षण उसे नीचे की तरफ खींचता है और पिंड धरातल पर बिंदु बी पर आकर गिर जाता है। तो इस तरीके से हम प्रक्षेप्य गति को समझेंगे। परिभाषा अगर हमें लिखनी है तो जब किसी पिंड को क्षैतिज दिशा से किसी कोण पर ऊर्ध्वाधर तल में फेंका जाता है तो कण ऊर्ध्वाधर तल में गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में गति करता है। इसे कण की प्रक्षेप्य गति कहते हैं। प्रक्षेप्य गति के बहुत सारे उदाहरण, जैसे एक एंग्री बर्ड गेम आता है। एंग्री बर्ड गेम में एक गुलेल होती है जिस पर बर्ड को लगाते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं उसके बाद, और वो जाकर किसी जगह हिट करती है।
इसी तरह से फुटबॉल है, फुटबॉल को हम क्या करते हैं, किक करते हैं। तो फुटबॉल किक करते हैं तो फुटबॉल का जो मोशन होता है वो भी प्रोजेक्टाइल मोशन है। इसी तरीके से कोई एरोप्लेन है, उस एरोप्लेन से कोई भी ऑब्जेक्ट को हम ड्रॉप करें, यानी जैसे हमने कोई बम को ड्रॉप किया तो वो बम का जो पाथ होता है वो भी प्रोजेक्टाइल मोशन के अंडर ही आता है। इसी तरीके से हमने किसी छत से किसी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में या किसी वर्टिकल डायरेक्शन में थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट किया तो उसका जो पाथ होता है वो भी प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन बहुत सारी जगहों पर यूज़ होता है और इसकी सहायता से हम कण के पथ और वो कितनी दूर जाकर गिरता है वो सारा हम ज्ञात कर सकते हैं। अब इसमें हम कुछ मेन पॉइंट्स देखेंगे और उनके आधार पर हम इसकी स्टडी करेंगे। तो हम जैसा कि गैलीलियो ने बताया था हमें कि हम उसे दो लंबवत अक्षों के अनुदिश स्वतंत्र गतियों के रूप में ले सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ एक अक्ष वाई अक्ष है और एक एक्स अक्ष है। तो इस मोशन को हम अगर वाई अक्ष के अनुदिश लें तो हम कैसे लिखेंगे, तो ये हमने एक वाई अक्ष बना लिया और इस वाई अक्ष पर यहाँ मूल बिंदु से हमने कण को छोड़ा तो इसका प्रारंभिक वेग कितना होगा, u साइन थीटा होगा। इसके लिए अधिकतम ऊंचाई क्या है, a है। अधिकतम ऊंचाई पर इसका वेग कितना हो गया, अधिकतम ऊंचाई पर इसका वेग 0 हो गया। और यहाँ पर इस पर जो त्वरण कार्य करता है वो गति के विपरीत दिशा में होता है। पिंड ऊपर की तरफ जा रहा है और त्वरण नीचे की तरफ लग रहा है। इसी तरह से क्षैतिज दिशा में अगर हम देखें तो मूल बिंदु से इसे छोड़ा और ये क्षैतिज दिशा में बिंदु बी तक गति करता है। इस पूरी गति के दौरान इसका जो वेग रहता है वो प्रारंभिक वेग u cos थीटा ही रहता है। किसी भी जगह अगर हम देखें तो इसका जो वेग होता है वो प्रारंभिक वेग u cos थीटा ही रहता है। क्यों, क्योंकि इसमें त्वरण नहीं होता। x अक्ष की दिशा में इस पर कोई बल कार्य नहीं कर रहा, इसलिए इसका त्वरण क्या होता है, 0 होता है। और फेंकने से गिरने तक ये जो क्षैतिज दूरी तय करता है उसे हम इसका क्या कहते हैं, उसे हम इसका क्षैतिज परास कहते हैं। क्षैतिज परास यानी फेंकने से गिरने तक ये कितनी दूरी तय करता है क्षैतिज दिशा में, उसे क्षैतिज परास कहते हैं। मेन जो चीज़ है याद रखनी है वो ये है, क्षैतिज दिशा में कोई त्वरण नहीं होता और ऊर्ध्वाधर दिशा में जो त्वरण होता है वो गुरुत्वीय त्वरण होता है नीचे की तरफ, इसलिए इसके आगे माइनस साइन लेते हैं। ये दो चीज़ें हम लेकर के और ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दिशा में गति की 3 समीकरणों का इस्तेमाल करके और हम कुछ राशियों को निकालेंगे और इसकी स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, सबसे पहले लेते हैं हम कि पिंड को फेंकने पर वो अधिकतम ऊंचाई ए तक जाने में कितना समय लेता है। तो अधिकतम ऊंचाई ए तक जाने में कितना समय लगता है, उसके लिए हम क्या करेंगे, ऊर्ध्वाधर दिशा में गति का अध्ययन करेंगे। हमने इसे मूल बिंदु से यानी धरातल से फेंका और ये साइमल्टेनियसली y और x दोनों एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है, तो हम y अक्ष के अनुदिश इसका मोशन लेंगे। तो इसको जब हमने फेंका तो इसका प्रारंभिक वेग कितना है, ऊर्ध्वाधर दिशा में u साइन थीटा है और अधिकतम ऊंचाई a तक ये जाता है जहां इसका वेग जो हो जाता है y अक्ष के अनुदिश 0 हो जाता है और गुरुत्वीय त्वरण जो है यहाँ पर -g है। तो हमें समय निकालना है कि अधिकतम ऊंचाई तक जाने में कितना समय लगा। तो हम गति की कौन सी समीकरण यूज करते हैं, हम गति की प्रथम समीकरण यूज कर लेते हैं। तो गति की प्रथम समीकरण से हम क्या लिखेंगे, वी वाई बराबर यू वाई प्लस त्वरण ए वाई इंटू टाइम टी। अब अधिकतम ऊंचाई पर जब जाता है तो इसका ऊर्ध्वाधर वेग तो 0 होता है और प्रारंभिक वेग जो है इसका वो u साइन थीटा है। त्वरण जो है वो -g है और ये t आ गया। gt को उठा के बराबर से इधर ले आएंगे तो हमारे पास आ जाएगा u साइन थीटा। तो टाइम t कितना आ जाएगा, u साइन थीटा बाय जी। तो इस तरह से हमें समय निकाल लिया। ये समय जो है फेंकने से और इसको अधिकतम ऊंचाई ए तक पहुंचने में लगा समय है। यहाँ से फेंका और ये ए तक गया तो ए तक पहुंचने में से कितना समय लगता है, u साइन थीटा बटे जी लगता है। अब दूसरी चीज हम इसमें निकालते हैं और दूसरी चीज हम यहाँ निकालते हैं इसका टाइम ऑफ फ्लाइट यानी इसका उड्डयन काल। तो उड्डयन काल का मतलब क्या है कि ये कितनी देर हवा में रहता है।
उड्डयन काल यानी टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो कितनी देर ये हवा में रहता है? तो फेंकने से गिरने तक ये हवा में ही रहेगा। जब ये धरातल से फेंका और धरातल पर गिरा तब तक ये हवा में ही रहेगा। तो कितना समय लगा, उसके लिए भी हम क्या करेंगे, ऊर्ध्वाधर गति के लिए कि इसकी ऊर्ध्वाधर गति का ही अक्ष लेंगे, यानी वाई अक्ष लेंगे। हमने इसे धरातल से फेंका, जब हमने इसे फेंका तो इसके फेंकते समय प्रारंभिक वेग कितना है, u साइन थीटा है, और अधिकतम ऊंचाई ये a तक जाता है और फिर a से लौट के वापस धरातल पर आ जाता है। तो y अक्ष के अनुदिश इसका विस्थापन कितना हुआ, y अक्ष के अनुदिश इसका विस्थापन हुआ 0। y अक्ष के अनुदिश इसका विस्थापन कितना हुआ, 0, क्योंकि जब फेंका था तब भी धरातल पर था, जब वापिस आया लौट के धरातल पर ही है। तो विस्थापन कितना हुआ, जितना गया उतना ही आया, तो विस्थापन जो है वो 0 हो गया। और इसमें जो समय लगा इसे, वो समय मान लीजिए हमने t ले लिया, जिसे हम उड्डयन काल बोलेंगे। और यहाँ पर जो त्वरण है y अक्ष की दिशा में, वो हम जानते हैं कि त्वरण माइनस जी है, क्योंकि पिंड की प्रारंभ में गति ऊपर की तरफ है और त्वरण नीचे की तरफ है, इसलिए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो गति की दूसरी समीकरण है उसका यूज करेंगे। तो गति की दूसरी समीकरण का इस्तेमाल करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, विस्थापन y अक्ष के अनुदिश विस्थापन, और u y अक्ष के अनुदिश हमारा प्रारंभिक वेग क्या है, यू वाई है, यू वाई टी प्लस 1/2 ए वाई टी स्क्वेयर। अब इसमें हम जब मान रखेंगे तो विस्थापन कितना है, 0 है। तय की गई दूरी नहीं कह रहा मैं, विस्थापन कह रहा हूँ। तय की गई दूरी तो अधिकतम ऊंचाई वाई एक्स के अनुदिश अधिकतम ऊंचाई और फिर अधिकतम ऊंचाई के बराबर, यानी डबल हो जाएगी, वो तय की गई दूरी। विस्थापन की बात कर रहे हैं हम, विस्थापन जो है वो 0 है। और u साइन थीटा इंटू टी और 1/2, क्योंकि त्वरण g जो है माइनस है इसलिए माइनस साइन आ गया, और t की जगह कैपिटल T रख दिया, ये एक्सप्रेशन बन गया। अब इस एक्सप्रेशन को हम सॉल्व करते हैं तो हम क्या देखते हैं, t कॉमन आ गया और हमारे पास आ गया u साइन थीटा माइनस जी टी अपॉन 2, और बराबर में क्या है, 0 है। अब इसमें हम जानते हैं कि या तो t बराबर 0 होगा या ये पद 0 होगा, दोनों में से एक पद 0 होगा। तो या तो t बराबर 0 है या u साइन थीटा, ये हमने पढ़ा हुआ है, हम ये जानते हैं, इस तरह से हम लिख सकते हैं, या ये 0 होगा। तो यहाँ से GT/2 बराबर कितना आ जाता है, u साइन थीटा। तो 2 को ऊपर ले जाएंगे, g को नीचे ले आएंगे, तो t बराबर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 2u साइन थीटा बटे g। और ये जो हमारा मान आ गया, इसी को हम क्या बोलते हैं, उड्डयन काल यानी टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। यानी हमारा पिंड जो है वो कितने समय तक हवा में रहा, 2u साइन थीटा बाय जी। अब ये जो समीकरण 1 थी और ये जो समीकरण 2 है, इन दोनों समीकरण को अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा जो उड्डयन काल है वो अधिकतम ऊंचाई में जाने में लगे समय से 2 गुना है। यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि पिंड को जब हम फेंकते हैं, फेंकने से अधिकतम ऊंचाई तक जाने में जो उसको समय लगता है, उतना ही समय उसे वापस नीचे आने में लगता है। तो टोटल समय जो है वो u साइन थीटा बाई जी का 2 गुना हो गया। तो इसे हम उड्डयन काल कहते हैं। ये उड्डयन काल अधिकतम कब हो सकता है, जब साइन थीटा अधिकतम हो। और साइन थीटा अधिकतम कितना होता है, 1 होता है। तो साइन थीटा अधिकतम 1 कब हो सकता है, जब थीटा का मान 90 डिग्री होता है। तो साइन 90 डिग्री अधिकतम 1 होता है। तो उड्डयन काल क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। और मैक्सिमम कितना हो जाएगा उड्डयन काल, वो हो जाएगा 2u/g, इतना हो जाएगा। तो कहने का अर्थ ये है कि जब हम पिंड को सीधा ऊपर की तरफ फेंकेंगे, सीधा ऊपर की तरफ, उसे क्षैतिज से 90 डिग्री कोण पे फेंकेंगे, तो वो क्या करेगा, हवा में ज्यादा से ज्यादा समय रहेगा। अब हम तीसरी चीज देखते हैं, अधिकतम ऊंचाई। प्रक्षेप्य गति में
पिंड जो है धरातल से अधिक कितनी ऊंचाई तक जाता है, तो वो बिंदु ए जो है वो धरातल से अधिकतम ऊंचाई पर है। तो हमें कौन सी ऊंचाई पता करनी है? हमें यही ऊंचाई पता करनी है, ये वाली, कि ये कितनी है। तो ये एक्चुअल में क्या है? वाई अक्ष के अनुदिश उसका अधिकतम विस्थापन है। तो अगेन हम क्या करेंगे, हम उसकी गति को वाई अक्ष के अनुदिश ही लेंगे। तो हम वाई अक्ष के अनुदिश देखते हैं कि पिंड जो है अधिक से अधिक कितना विस्थापन करता है। तो जब हमने पिंड को फेंका था तो उसका प्रारंभिक वेग कितना था? u साइन थीटा था। उस पे जो त्वरण लग रहा था वो कितना था? माइनस जी था, जो कि नीचे की तरफ काम कर रहा था। और वो अधिकतम ऊंचाई a पर पहुंचता है जहां उसका वेग कितना हो जाता है? वाई अक्ष के अनुदिश शून्य हो जाता है। और यहां से यहां तक ये विस्थापन जो हम ले रहे हैं, ये विस्थापन कितना लेंगे हम? ये विस्थापन हमने लेट कर लिया कि ये विस्थापन y बराबर h है। अब हम क्या करते हैं, y अक्ष के अनुदिश गति की तीसरी समीकरण इस्तेमाल करते हैं। तो हम क्या करते हैं, गति की थर्ड समीकरण। तो गति की तीसरी समीकरण क्या कहती है कि अंतिम वेग का स्क्वायर बराबर प्रारंभिक वेग का स्क्वायर। प्रारंभिक वेग किस दिशा में? वही y अक्ष की दिशा में, प्लस 2 y अक्ष की दिशा में उसका त्वरण और y अक्ष की दिशा में उसका विस्थापन। ये समीकरण होती है तीसरी। अब इसमें हम जानते हैं कि अधिकतम ऊंचाई पर उसका वेग कितना होता है? 0 होता है। प्रारंभिक वेग हमने उसे कितना दिया था? ऊपर की तरफ u साइन थीटा स्क्वायर, प्लस 2, और त्वरण कितना है? माइनस जी। और अधिकतम ऊंचाई पर विस्थापन कितना लिया उसने ऊपर की तरफ? a बिंदु तक जाने में h। तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो हम इसे लिख सकते हैं 2gh बराबर u स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा। तो h निकालना है हमें विस्थापन, तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। तो ये हमारे पास क्या आ गया? विस्थापन आ गया जो उसने अधिकतम ऊंचाई तक जाने में लिया है। ये विस्थापन आ गया। ये समीकरण 3 हो गई। अब ये जो विस्थापन है, इस विस्थापन का मान अधिकतम कब होगा? अधिकतम जब होगा जब साइन थीटा अधिकतम होगा। और साइन थीटा अधिकतम कब होता है? जब थीटा का मान क्या होता है? 90 डिग्री होता है। तो साइन का अधिकतम मान 1 हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एच मैक्सिमम कब होगा? जब हम पिंड को सीधा ऊपर की तरफ फेंके, ऊपर की तरफ फेंके इसे, ये 90 डिग्री कोण बना के फेंके, तो इसका ऊर्ध्वाधर दिशा में जो विस्थापन होगा वो अधिकतम होगा। और वो कितना हो जाएगा? यू स्क्वायर बाय 2g हो जाएगा। तो ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये अधिकतम ऊंचाई में ये आ गया। उसके बाद फोर्थ एक पॉइंट और हम फाइंड करते हैं, और वो क्या है? और वो है चौथा पॉइंट इसमें जो है वो है क्षैतिज परास। क्षैतिज परास। क्षैतिज परास का मतलब क्या है कि जब हमने पिंड को फेंका तो वो धरातल पर किसी दूरी पे जाके गिरा, तो क्षैतिज दिशा में उसने कितना दूरी तय किया? क्षैतिज दिशा में उसने कितना दूरी तय किया? ओ से लेकर बी तक। इसे हम क्षैतिज परास बोलेंगे। तो इसे बोलते हैं हम हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं और हम इसका वैल्यू फाइंड करते हैं। तो कैसे करेंगे? जब हमने उसे फेंका तो उसको हमने क्या वेग दिया एक्स अक्ष के अनुदिश? उसे हमने इधर वेग दिया u cos थीटा। जैसा कि हम जानते हैं कि एक्स अक्ष के अनुदिश उसमें कोई त्वरण नहीं होता। तो एक्स अक्ष के अनुदिश में त्वरण नहीं होता क्योंकि उस तरफ उसमें कोई बल ही नहीं लगता, और हवा का प्रतिरोध हम यहाँ नगण्य ले रहे हैं। तो उसका वेग जो है u cos थीटा वो क्या रहता है? वो कांस्टेंट रहता है, तो वो बदलता ही नहीं है। तो वो जितना भी विस्थापन लेता है एक्स अक्ष के अनुदिश, वो गति की दूसरी समीकरण से हम क्या कर सकते हैं? गति की सेकंड समीकरण से हम इस बिना समीकरण के भी कर सकते हैं, लेकिन हम गति की समीकरण इस्तेमाल कर लेते हैं। तो एक्स अक्ष के अनुदिश विस्थापन यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वेयर। अब यहाँ पर टी का क्या मतलब है? समय। और समय यहाँ पर क्या होगा? उड्डयन काल, यानी फेंकने से गिरने तक वो कितना समय लेता है? 2u साइन थीटा बाय जी लेता है। तो समय हम यहाँ पर ये लेंगे, तो x की जगह तो हम क्या लिख देंगे? हॉरिजॉन्टल रेंज r
और यूएक्स की जगह क्या आ जाएगा, यू कॉस थीटा इंटू 2u साइन थीटा बाय जी। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू कितनी बनी, ये वैल्यू कितनी बनी हमारे पास, ये बन गया आर इक्वल्स यहाँ पर यू स्क्वेयर 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। और हम जानते हैं कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा जो होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा जो होता है उसे हम साइन 2 थीटा लिख सकते हैं। 2 साइन थीटा कॉस थीटा जो होता है इसे हम साइन 2 थीटा लिख सकते हैं। ये आइडेंटिटी होती है। तो यहाँ आर का वैल्यू कितना बन जाएगा, यानी हॉरिजॉन्टल रेंज कितना बन जाएगा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया। तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल रेंज है ऑब्जेक्ट का, जो प्रोजेक्टाइल मोशन में होता है। अब ये जो हॉरिजॉन्टल रेंज आया है हमारे पास, ये हॉरिजॉन्टल रेंज जो है ये मैक्सिमम कब होगा, इसका इसका क्या अर्थ है, इसका अर्थ ये है कि जब हमने ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया, मान लीजिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया, तो हमने यू वेग दिया उसे, और हमने थीटा कोण जो है वो अलग अलग लिए। तो अलग अलग थीटा कोण पर उसका जो हॉरिजॉन्टल रेंज होगा वो अलग अलग होगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो रेंज आई है हॉरिजॉन्टल रेंज, यानी आर इक्वल्स कितना है, यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा बाय जी है। हम चाहते हैं कि आर को हम क्या कर दें, मैक्सिमम। आर मैक्सिमम तब होगा जब साइन 2 थीटा का वैल्यू 1 मिले, अर्थात साइन थीटा अधिकतम हो। और साइन 2 थीटा 1 होने का मतलब है कि एंगल 2 थीटा कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। और 2 थीटा अगर 90 डिग्री है तो थीटा कितना होगा, 90/2 यानी 45 डिग्री। फाइनली हम कह सकते हैं कि जब ऑब्जेक्ट को हम 45 डिग्री पर प्रोजेक्ट करेंगे तो उसका जो रेंज होगा हॉरिजॉन्टली वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो अगर आपको किसी स्टोन को अधिकतम दूरी तक फेंकना है धरातल पर, तो आप उसे धरातल से 45 डिग्री कोण बनाकर फेंकोगे, ये मानते हुए कि हवा का कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो हमारे पास आर मैक्सिमम कितना आ जाएगा, यू स्क्वेयर बाय जी आ जाएगा। और ये कब आएगा, जब हम उसे थीटा बराबर 45 डिग्री पर प्रोजेक्ट करेंगे। अब इसी में कुछ और चीजें भी देखने वाली हैं कि मान लीजिए हमने दो अलग अलग कोणों से ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया, और उन दोनों कोणों का जो योग बनता है वो 90 डिग्री बनता है। तो दोनों कोणों के लिए जो हॉरिजॉन्टल रेंज होगी वो क्या होगी, इक्वल होगी। अब ये कैसे होगी, ये चीज हम देखते हैं। मान लो हमने क्या किया कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पहले u वेग से थीटा 1 कोण से प्रोजेक्ट किया, ठीक है। और फिर हमने क्या किया, उसी u वेग से हमने उसे थीटा 2 कोण से प्रोजेक्ट किया। बट थीटा 1 और थीटा 2 जो है, दोनों जो है वो दोनों का सम जो है वो 90 डिग्री बनता है। तो मान लीजिए पहली जो रेंज है R1, उसके लिए यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा 1 बाय जी, ये हो गया। और दूसरी जो रेंज है R2, उसके लिए हमने एंगल थीटा 2 लिए, तो साइन 2 थीटा 2 अपॉन जी हो गया। जैसा कि हम जानते हैं थीटा 2 इक्वल्स क्या है, 90 डिग्री माइनस थीटा 1 है। तो हम क्या रखते हैं, R2 बराबर यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा 2 की जगह हमने 90 माइनस थीटा 1 रख देना है बाय जी। अब हम क्या करते हैं, यू स्क्वेयर 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 माइनस 2 थीटा 1 हो जाएगा, अपॉन में जी हो जाएगा। और हम जानते हैं कि ये पहला चतुर्थांश होता है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। दूसरे चतुर्थांश के अंदर साइन जो होता है वो पॉजिटिव रहता है। तीसरे चतुर्थांश के अंदर जो हमारा टेन होता है वो पॉजिटिव, और चौथे चतुर्थांश में हमारा जो कॉस होता है वो पॉजिटिव, और इसमें जो होते हैं सारे पॉजिटिव होते हैं। तो हम दूसरे चतुर्थांश में हम 180 माइनस थीटा में है, तो 180 माइनस 2 थीटा 1 क्या होगा, तो साइन 180 माइनस 2 थीटा 1 जो होगा वो साइन 2 थीटा 1 ही हो जाएगा। तो यहाँ पर हम अगर इसको ऐसे रखें तो ये यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा 1 बाय जी हो गया, जो कि क्या है, R1 है।
तो क्या प्रूव कर दिया हमने कि जब थीटा वन प्लस थीटा टू का सम 90 डिग्री होता है, तो ऐसे केस में क्या होता है कि हॉरिजॉन्टल रेंज जो होती है उनकी वो इक्वल होती है। इस तरह से यहाँ पर थीटा वन प्लस थीटा टू जो है वो 90 डिग्री है। ठीक है, ये चीज हमें ध्यान रखनी है। अब हम न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज और देखते हैं कि जो हमारा हॉरिजॉन्टल रेंज होता है आर, वो होता है यू स्क्वेयर साइन टू थीटा बाय जी, यानी जिसे हम लिख सकते हैं यू स्क्वेयर टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन जी। और जो मैक्सिमम हाइट होता है वो होता है यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा बाय टू जी। तो अगर हम यहाँ पर h अपॉन आर करते हैं तो h का मान कितना है यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन टू जी, और अपॉन में r जो है उसे हम उल्टा करके मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो r का मान उलट के यानी g अपॉन टू यू स्क्वेयर साइन थीटा कॉस थीटा। ये समझ आ गई होगी बात। तो h बाई आर इक्वल्स कितना हो गया, अब यहाँ पर देखिए आप यू स्क्वेयर से यू स्क्वेयर कट कर दिया, ठीक है, एक साइन से एक साइन कट कर दिया, जी से जी कट कर दिया, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आया, हमारे पास में यहाँ आ गया साइन थीटा अपॉन टू टू जा फोर कॉस थीटा, टू इधर से ये दोनों टू मल्टीप्लाई हो गए, और यहाँ पर क्या बचा कॉस थीटा बचा। ठीक है, ऊपर सिर्फ साइन थीटा बचा। तो अब हमारे पास क्या बन गया, ये बन गया टेन थीटा अपॉन फोर, यानी फाइनल रिजल्ट h बाय आर इक्वल्स टेन थीटा बाय फोर। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है जो हमें न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आएगा। तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हाइट अपॉन हॉरिजॉन्टल रेंज जो होता है वो टेन थीटा बाय फोर होता है। थीटा यहाँ पर क्या होता है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होता है, तो ये हम ध्यान रखेंगे। अब लास्ट और फोर्थ जो हम फिफ्थ जो है वो हम लेते हैं कि हमारा जो हम पार्टिकल थ्रो करते हैं या ऑब्जेक्ट थ्रो करते हैं वो जिस पथ को तय करता है, जो उसका ट्रेजेक्टरी होता है, उसका इक्वेशन क्या बनता है, तो इक्वेशन ऑफ पाथ यानी पथ का समीकरण, कि जो हम पथ पर चल रहे हैं, मतलब पार्टिकल जिस पथ पे चल रहा है उस पथ का इक्वेशन क्या है। अब वो इक्वेशन जो होता है वो x और y दोनों दिशाओं में विस्थापन के रूप में होता है। तो हम क्या करते हैं, हम लेट करते हैं यहाँ पर कि किसी समय हमारा पार्टिकल जो है वो p पोजीशन पे है। अब p पोजीशन पे पार्टिकल के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, यानी x अक्ष के अनुदिश उसका विस्थापन x हो गया, y अक्ष के अनुदिश उसका विस्थापन y हो गया, और यहाँ तक पहुंचने में उसे t समय लगा। ये तीन चीजें हो गई। तो अगर हम यहाँ से नीचे लंब डालें तो वो x अक्ष पर कितना विस्थापित हो गया x, और यहाँ से अगर हम y अक्ष पर लंब डालें तो y अक्ष के अनुदिश उसका विस्थापन कितना हुआ, ये y हो गया। ठीक है, और x अक्ष के अनुदिश जितना विस्थापित हुआ है वो, और y अक्ष के अनुदिश जितना विस्थापित हुआ है वो, दोनों में उसने t समय लिया है। तो हम क्या करते हैं, पहले हम उसका x अक्ष के अनुदिश विस्थापन लेते हैं, तो वो मूल बिंदु से और x अक्ष के अनुदिश कितना विस्थापित हुआ x, और समय कितना लिया उसमें t, और x अक्ष के अनुदिश उसका त्वरण कितना है जीरो, और x अक्ष के अनुदिश उसका प्रारंभिक वेग कितना है u cos थीटा। तो हम क्या करते हैं, हम गति की सेकंड समीकरण जो है वो यूज करते हैं। तो x इक्वल्स यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वेयर, चूंकि x जीरो है तो दूसरा पद तो जीरो हो जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा u cos थीटा इंटू टी। तो यहाँ से टाइम t निकाल लेते हैं हम x के रूप में, तो x अपॉन यू cos थीटा आ गया। ये हमने समय ले लिया, यानी कण को फेंकने से वो P बिंदु तक जो जाता है, P बिंदु तक x अक्ष के अनुदिश जो विस्थापन है उसका, उसके रूप में हमने वो समय निकाल लिया। अब यही समय जो है उसे y अक्ष के अनुदिश भी लगता है y बिंदु तक पहुंचने में, तो इसी समय का इस्तेमाल करके हम
वाई एक्स के अनुदिश विस्थापन निकालते हैं। तो अगर हम वाई एक्स के अनुदिश देखें तो वाई एक्स के अनुदिश हमने क्या करा, ये वाई एक्स ले लिया, कण को जहां से हमने फेंका और कण किसी पी बिंदु पर गया है, अधिकतम ऊंचाई यानी ऊंचाई उसकी कितनी उसने तय की है, वायु विस्थापन लिया है उसने पी बिंदु तक। उसे जब हमने फेंका था तो उसका प्रारंभिक वेग क्या था, ऊर्ध्वाधर दिशा में यू साइन थीटा था, और उस पे त्वरण जो है वो नीचे की तरफ कार्य कर रहा है, माइनस जी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम गति की सेकंड समीकरण लगाते हैं। तो गति की सेकंड समीकरण से क्या होगा, वाई विस्थापन यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वेयर। अब मान रखते हैं तो वाई बराबर यू साइन थीटा ऊपर की तरफ, और समय कितना लिया, समय ऊपर से रखेंगे हम, तो हमने कितना रखना है यहाँ पर, एक्स बटे यू कॉस थीटा प्लस 1/2, त्वरण कितना है माइनस जी, और वापिस समय रखा एक्स बटे यू कॉस थीटा, और इसके ऊपर होल स्क्वायर है। तो हमारे पास y का क्या मान बना, हमारे पास देखो y का मान बना x टेन थीटा। ध्यान से देखें तो आप देखोगे कि यहाँ पर u से u कट हो जाएगा, और साइन थीटा बाई कॉस थीटा टेन थीटा हो जाएगा। तो इस तरह से हमने ये लिखा है, प्लस प्लस की जगह यहाँ माइनस आएगा, क्योंकि g का जो माइनस है वो बाहर आ जाएगा। तो g एक्स स्क्वेयर अपॉन अपॉन में क्या है, टू यू स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा, ये चीज बन गई। तो ये जो एक्सप्रेशन आया हमारे पास, ये x और y के रूप में आया है, इसमें t नहीं है। ठीक है, तो ये जो होता है हमारा इक्वेशन का पाथ होता है। तो ये जो पाथ है ये क्या है, एक परवलयाकार पाथ है। ठीक है, परवलय को व्यक्त कर रहा है ये परवलयाकार पथ। तो जो हमारी जो ट्रेजेक्टरी होती है पार्टिकल की प्रोजेक्टाइल मोशन में, वो कैसे होती है, वो पैराबोलिक होती है, यानी परवलयाकार है। तो आपको ये जो यहाँ पे ये दिख रहा है ना, ये पाथ, ये पैराबोलिक पाथ है। ठीक है, अब इसे हम थोड़ा सा और आगे सॉल्व कर सकते हैं। हम इसमें क्या कर सकते हैं, एक्स टेन थीटा को कॉमन ले सकते हैं। तो जब हम एक्स टेन थीटा को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, तो हम इसी एक्सप्रेशन को यहाँ से उठा लेते हैं। इस पूरे एक्सप्रेशन को हमने यहाँ से उठा लिया और यहाँ ले आए हम। तो इस एक्सप्रेशन को हमने यहाँ उठा करके, और अब हम क्या करते हैं कि यहाँ से टेन थीटा कॉमन ले लेते हैं। तो y इक्वल्स एक्स टेन थीटा हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचेगा, वन माइनस एक्स तो कॉमन चला गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ टेन थीटा नहीं था तो टेन थीटा हम अपॉन में रख देंगे, और टेन थीटा टू यू स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा, ये हमारा एक्सप्रेशन बन गया। ठीक है, तो y इक्वल्स एक्स टेन थीटा वन माइनस, अब देखेंगे हम यहाँ पर x अपॉन, ये देखिए, तो हमने क्या किया, टेन थीटा को लिख दिया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, एंड टू यू स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा। तो अब देखो, एक कॉस स्क्वेयर थीटा से एक कॉस थीटा कट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, यू स्क्वेयर टू साइन थीटा कॉस थीटा, और हम जानते हैं कि टू साइन थीटा जो कॉस थीटा होता है उसे हम साइन टू थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास में ये एक्सप्रेशन बन जाएगा एक्स टेन थीटा वन माइनस, और एक्स अपॉन जी को अपॉन में ले जाता हूं मैं, तो ये बन जाएगा हमारे पास में यू स्क्वेयर साइन टू थीटा, और जी को हम अपॉन में ले गए। हम जानते हैं कि ये जो वैल्यू बनी है, जो यू स्क्वेयर साइन टू थीटा बाई जी है, इसे हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज बोलते हैं। तो हॉरिजॉन्टल रेंज का कितना वैल्यू आ जाएगा, y इक्वल्स एक्स टेन थीटा वन माइनस एक्स बाय आर। तो ये भी एक इक्वेशन है पाथ की, हम इसे इस तरीके से भी ले सकते हैं। अगर हमें हॉरिजॉन्टल रेंज दिया हो, और अगर हमें थीटा एंगल दिया हो और हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट दिया हो एक्स, तो हम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर सकते हैं।
अब हम प्रोजेक्टाइल मोशन में यानी प्रक्षेप्य गति में एक विशेष स्थिति का अध्ययन करेंगे। वो विशेष स्थिति ये है कि हम क्या करते हैं, किसी बिल्डिंग की छत से किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं। ये बिल्डिंग की छत है जो कि ग्राउंड से h हाइट पर है। यहाँ से हम किसी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थ्रो करते हैं, यानी सीधी तरफ, सामने की तरफ, क्षैतिज दिशा में फेंकते हैं। धरातल से किसी कोण पर नहीं फेंकना, सीधा फेंकना है धरातल की दिशा में। लेकिन क्योंकि हम धरातल से ऊंचाई पर है, तो पिंड जो है हमारा वो क्या करेगा, एक वक्र पथ पर चलता हुआ और धरातल पर आकर गिर जाएगा। तो इस अवस्था में भी ये जो गति है ये गुरुत्वाकर्षण के अधीन है। अब गुरुत्वाकर्षण के अधीन है तो गुरुत्वाकर्षण किधर लगेगा, नीचे की तरफ। तो पिंड का ऊर्ध्वाधर दिशा में जो गुरुत्वीय त्वरण होगा वो जी होगा, और वो नीचे की तरफ होगा क्योंकि पिंड की गति नीचे की तरफ हो रही है। और क्षैतिज दिशा में उसमें कोई त्वरण नहीं होगा, क्षैतिज दिशा में उसका त्वरण अभी भी क्या है, शून्य है। तो ऐसे केस के अंदर क्षैतिज दिशा में उसका जो वेग है वो क्या रहेगा, वही रहेगा जो प्रारंभ में हमने उसे दिया था। तो क्षैतिज दिशा में उसका वेग हर जगह यू ही रहेगा, लेकिन ऊर्ध्वाधर दिशा में जो उसका वेग जो है वो त्वरण के कारण, गुरुत्वीय त्वरण के कारण लगातार बढ़ता जाएगा। और जब वो धरातल पर गिरेगा तो उसका जो जो गुरुत्वीय त्वरण का कारण वेग होगा वो क्या होगा, अधिकतम होगा। और वो वेग ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ होगा, लेकिन साथ साथ उसमें क्षैतिज दिशा में भी वेग होगा। तो जब हमने उसे फेंका, तो फेंकते समय हम क्या करते हैं, अपने वेग को दो लंबवत दिशाओं में वियोजित कर लेते हैं, ताकि हमें ये पता चल जाए कि ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दिशा में हमने उसे प्रारंभिक वेग क्या दिया है। तो चूंकि उसका सारा का सारा प्रारंभिक वेग क्षैतिज दिशा में ही है, तो ऊर्ध्वाधर दिशा में जो उसका वेग होगा वो कितना होगा, शून्य होगा। 90 डिग्री पर इसका घटक क्या होगा, शून्य होगा। तो सारा का सारा वेग क्या होगा, क्षैतिज वेग ही होगा। तो इस तरह से हम इसको प्रारंभ करेंगे। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे कि ये जो गति है इसको दो लंबवत अक्षों के अनुदिश इसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या निकालते हैं, सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि पिंड को फेंकने से वो धरातल तक बिंदु बी तक आने में कितना समय लेगा, यानी यहाँ से यहाँ तक बिंदु बी तक। तो हम क्या करते हैं, ऊर्ध्वाधर गति की समीकरण यानी वर्टिकल मोशन लेते हैं। तो हमने क्या करना है, इस तरह से इसे बिंदु ओ मान लिया, और धरातल पर ए और बी जो ऊर्ध्वाधर दिशा में दोनों धरातल पर है तो ये ले लिया। यहाँ प्रारंभिक वेग कितना है इसका, यू वाई, प्रारंभिक वेग नीचे की तरफ शून्य है। और त्वरण कितना लेना है हमें, प्लस जी लेना है नीचे की तरफ। ठीक है, और विस्थापन कितना है इसका, वाई अक्ष के अनुदिश नीचे की तरफ, वो हमको एच दे रखा है क्योंकि एच ऊंचाई से हमने उसे छोड़ा है। तो समय कितना लगेगा, वो समय हम यहाँ पर पता कर लेते हैं। तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गति की कौन सी समीकरण इस्तेमाल करें, सेकंड समीकरण। तो हम क्या करेंगे, y बराबर यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वेयर। तो y का मान हमें कितना दे रखा है, h, और यू वाई कितना है, 0 प्लस हाफ, त्वरण कितना है, g, और टाइम ही तो निकालना है हमें, तो टी स्क्वेयर। तो ये कितना हो गया, 2 को इधर ले जाएंगे तो टी स्क्वेयर इक्वल्स क्या हो जाएगा, 2h बाई जी। देन टाइम कितना हो गया, 2h बाय जी का रूट। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। ये वैल्यू क्या आ गई, टाइम ऑफ फ्लाइट आ गई ये, यानी जब ऑब्जेक्ट को हमने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थ्रो किया तो उसको ग्राउंड तक पहुंचने में √2h/g टाइम लगेगा। ठीक है, अब दूसरी चीज जो हम इसमें निकालेंगे कि वो उसका हॉरिजॉन्टल रेंज कितना होगा। तो हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगा वो निकालते हैं हम। तो हमको क्या निकालना है यहाँ पर, क्षैतिज परास। तो परास क्षैतिज परास निकालते हैं हम उसका। तो क्षैतिज परास, अच्छा यहाँ पर जो हमने ये जो चीज निकाली है ये क्या है उसका, ये ये टाइम ऑफ लाइट यानी उड्डयन काल है। ये उड्डयन काल निकाला है हमने उसका। और अब हम टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद में उसका हॉरिजॉन्टल रेंज निकालते हैं। तो हॉरिजॉन्टल रेंज हम कैसे निकालेंगे,
हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए हम क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसकी स्टडी करते हैं। वो ए से लेकर और बी तक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना टाइम लेता है ट्रेवल करने में, 2h/g टाइम लेता है। और इस डायरेक्शन में उसका त्वरण कितना है, त्वरण उसका 0 है। और उसका प्रारंभिक वेग कितना है, उसका प्रारंभिक वेग है u cos थीटा। तो हम क्या करेंगे, वही गति की दूसरी समीकरण यूज करेंगे। तो गति की सेकंड समीकरण, तो गति की सेकंड समीकरण जब हम इस तरफ यूज करेंगे तो हम लिखेंगे x बराबर ux_t प्लस हाफ ax_t²। तो x की जगह तो हम क्या लिख देंगे, हॉरिजॉन्टल रेंज r लिख देंगे। और ux कितना है यहाँ पर, u ux कितना है यहाँ पर, u cos थीटा। ये u cos थीटा नहीं है, u है। x अक्ष के अनुदिश उसका वेग u ही है। थीटा तो यहाँ पर क्या है, 0 है, तो cos 0 1 हो जाएगा, तो u ही हो जाएगा ना। तो u t और त्वरण कितना है उसका 0। ठीक है, तो r इक्वल्स कितना आ गया, u t का वैल्यू पुट कर देंगे बस हम। तो t का वैल्यू कितना है, √2h/g। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। ये उसका हॉरिजॉन्टल रेंज हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल रेंज r इक्वल्स u √2h/g। तो इस तरह से हमने दो चीजें ज्ञात कर ली। अब तीसरी जो चीज हमें यहाँ फाइंड करनी है वो है उसका जो ट्रेजेक्ट्री है उसका इक्वेशन, यानी इक्वेशन ऑफ पाथ, यानी जो पथ है, पथ का समीकरण। तो ये कैसे करेंगे हम, किस तरह से हम करेंगे, इसके लिए हम जानते हैं कि हमें यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, कोई बिंदु P लेना पड़ेगा। अब ये जो बिंदु P लिया है, इस बिंदु P के लिए हम क्षैतिज विस्थापन जो है वो x लेंगे और ऊर्ध्वाधर विस्थापन जो है वो कितना ले लिया हमने, y। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x अक्ष के अनुदिश विस्थापन कितना हुआ x, y अक्ष के अनुदिश कितना हुआ y, और यहाँ तक पहुंचने में समय कितना लगा इसे, t। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, इसकी क्षैतिज गति लेते हैं कि ये मान लो बिंदु O से और P तक पहुंचा है। तो बिंदु O धरातल के सापेक्ष बिंदु A है और P तक पहुंचा ये। तो ये यहाँ से जब हमने इसे यहाँ से थ्रो किया तो प्रारंभिक वेग कितना है इसका u, और इसने समय कितना लिया t तक पहुंचने में p, और विस्थापन कितना है इसका x। तो हम यहाँ जानते हैं कि गति की सेकंड समीकरण से क्षैतिज दिशा में क्या होगा, x इक्वल्स uxt प्लस हाफ ax_t²। तो हम जानते हैं कि x अक्ष की दिशा में इसका त्वरण 0 है। तो अगर हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, ut प्लस 0। तो यहाँ से t का मान कितना बन गया, x/u। इसका अर्थ ये हुआ कि जब हमने पिंड को थ्रो किया और पिंड जो नीचे की तरफ आया तो क्षैतिज दिशा में उसको x दूरी तय करने में कितना समय लगा, x/u समय लगा। अब हम आते हैं ऊर्ध्वाधर दिशा में। तो ऊर्ध्वाधर दिशा में पिंड जो है O बिंदु से और कहाँ तक आया है, नीचे P बिंदु तक आया। तो O से P तक उसका विस्थापन कितना है y, और त्वरण कितना है उसका प्लस g है नीचे की तरफ। ठीक है, और प्रारंभिक वेग कितना है उसका uy बराबर नीचे की तरफ 0 है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, और समय कितना लगा है उसे, समय ये समीकरण 1 से जो लगा है। तो हम क्या करेंगे, गति की सेकंड समीकरण, गति की दूसरी समीकरण जो है उससे, सेकंड समीकरण से ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ, तो हम लिखेंगे y बराबर uy_t प्लस हाफ ay_t²। तो y इक्वल्स uy कितना है 0 और हाफ ay नीचे की तरफ कितना है, त्वरण कितना है g, और t टाइम कितना लगा हमें x/u²। तो ये हमने पुट कर दिया यहाँ पर, y इक्वल्स कितना आ गया gx/2u²। ये हमारा y अक्ष के अनुदिश विस्थापन हो गया। और ये जो हमारी इक्वेशन बन गई ये x और y के रूप में बन गई, इसमें टाइम t नहीं है। और ये इक्वेशन भी क्या है, एक परवलयाकार पथ है। क्या है ये, परवलयाकार पथ यानी पैराबोलिक पाथ। तो हमारा कण जो है वो हॉरिजॉन्टल मोशन जब करता है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन करता है, तब भी उसका पथ कैसा रहता है, परवलयाकार ही रहता है।